तो बच्चे लोग हम लोग क्या चालू करें आज? एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तक की हम लोग सारी चीजें सीख गए। आज हम लोग क्या देखने वाले? एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो फिर चालू करते हैं फंक्शन से ही। सपोज एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। क्या है फंक्शन? y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन है, इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। अब ये फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। सपोज ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू है, चेंज होती जा रही है y की वैल्यू जैसी भी। ठीक है, अब अगर आप इसके अंडर का एरिया निकालना चाहते हैं विद इन अ लिमिट, विद इन अ लिमिट, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट हो गया सपोज x1 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x2। x1 से लेके x2 तक में y की वैल्यू देखो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आपको अगर ये एरिया कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये एरिया निकालने का तरीका क्या होगा? भाई ये कोई रिकॉग्नाइज शेप तो नहीं है। अगर इस साइड इस साइड इस साइड को देखेंगे तो यहां पर तो लीनियर डायमेंशन है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो तो कोई भी शेप का हो सकता है ना। ठीक, हां, अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होता तो मजा आ जाता। जैसे स्ट्रेट लाइन होता तो बच्चों तो क्या होता? मजा आ जाता। इसको अपन रेक्टेंगल मान लेते, या फिर अगर ऐसा भी रहता तो भी अपन का काम हो जाता। फिर अपन इसको ट्रेपीजियम मान लेते और एरिया क्या करते? निकाल लेते। तो छोटी क्लासेस में निकल जाता था एरिया अंडर ग्राफ। लेकिन अब जो है ये एरिया, क्योंकि ये कोई रिकॉग्नाइज शेप नहीं है, तो अपना ये जो है एरिया निकल नहीं सकता। हरी बात समझ में? ये एरिया निकल नहीं सकता। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे अगर हम लोग को एरिया निकालना है? तो सपोज फिर से ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ बना हुआ है ऐसा, और हमको क्या करना है? एरिया निकालना है यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो आप क्या करोगे? सपोज ये बड़े एरिया को छोटे एरियाज में बांट देते हैं। बड़े एरिया को क्या करते हैं? छोटे एरिया में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? देखो x1 पे वैल्यू कितनी है? y1 है मान के चलो। x1 पे वैल्यू कितनी है? y1। तो अगर बच्चों में यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ा, क्या किया मैं? थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ा आगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों x डैश, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज y डैश। क्लियर है बात? अभी ये जो डिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो बड़ा हुआ है ना, बड़ा डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मैं सपोज एक एरिया लिख लूं बच्चों a, क्या लिख लूं? एरिया a। ये एरिया a1 जो होगा वो क्या होगा? ये छोटा सा एरिया। ठीक, तो देखो y1 से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया, y1 से क्या करा बच्चों में? स्ट्रेट लाइन बनाया, और ये सपोज ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डेल्टा x। x में कितना चेंज किया? डेल्टा x। y1 पे थी, x1 पे वैल्यू कितनी थी? y1, और उससे मैं डेल्टा x आगे गया, तो ये एरिया कितना आया? ये निकाल सकता हूं। देखो ये छोटा सा एरिया छूट जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, वो छोटा सा एरिया छूट जाएगा। लेकिन इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं? y1 इंटू डेल्टा x लिख सकता हूं। ठीक, अब सपोज यहां पे ये x2 पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया मैं? x2, x डैश नहीं बोल रहा, x2 पे पहुंच गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? y2। अब y2 से मैं कितना आगे गया? डेल्टा x डिस्टेंस आगे गया। कितना डिस्टेंस आगे गया? डेल्टा x डिस्टेंस आगे गया, तो ये भी हो गया डेल्टा x। तो y2 की वैल्यू तो इतनी है, y2 की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो ये एरिया भी निकल जाएगा। क्या होगा? ये एरिया भी निकल जाएगा। तो a2 कितना आ गया? y2 इंटू डेल्टा x। फिर एरिया 3 निकालता हूं मैं। ठीक, तो अब मैं कहां पहुंच गया? x3 पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? x3 पे। तो x3 पे पहुंच गया, और वहां से कितना आगे बढ़ा? ये डिस्टेंस डेल्टा x। तो ये एरिया कितना निकल गया? कितना निकल गया? y3, y3 इंटू डेल्टा x। समझ में आई बात? तो एरिया कहां से कहां तक? सपोज x1 से लेके मैं x3 तक निकाल रहा था, ये वाली वैल्यू x3 नहीं, xn ले लो। कहां तक ले लो? xn। एरिया निकाल रहा था x1 से लेके xn तक, तो मैं क्या किया? उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक, 3 हिस्सों में क्या किया? डिवाइड कर दिया। एक y1 वाला एक कॉलम बना, y2 वाला एक कॉलम बना, y3 वाला एक कॉलम बना। समझ में आ रही बात? ठीक, तो अगर मैं जो एरिया निकाल रहा हूं बच्चों, सम किया, टोटल एरिया किया, क्या किया? टोटल एरिया, तो वो क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3, ये होगा। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या आ जाएगा?
y1 डेल्टा x प्लस y2 डेल्टा x प्लस y3 डेल्टा x, ऐसा आएगा। तो एरिया को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x को कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3, क्लियर है। फिर भी बताओ, ये जो एरिया मैं निकाला हूं इस मेथड से, कॉलम बना के छोटे छोटे डेल्टा एक्स हिस्सा में तोड़ दिया हूं रीजन को, तो भी क्या एक्चुअल वैल्यू आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ये जो छूट जा रहा है इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये तो ऐड हो ही नहीं रहा, ये ऐड हो ही नहीं रहा, ठीक। तो जो एरिया मेरा ग्राफ के अंदर निकल रहा है, कहां से, x1 से लेके x4 तक, जो भी था xn तक, वो क्या निकल रहा है, अप्रोक्सीमेटली तो उतना ही है, लेकिन फिर भी क्या है, कमी आ रही है। अब मैं क्या कोशिश करता हूं, अब जो डेल्टा एक्स था ना उसको थोड़ा सा छोटा लेता हूं। अभी इसको कितने कॉलम में बांटा था मैं, 3। अभी नंबर ऑफ जो कॉलम्स है उसको डबल कर देता हूं, मैं 6 कर दूंगा। नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर दूंगा, 6। तो आप खुद देखो, यहां बीच में एक एक कॉलम और बन जाएगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा बनेगा। अब देखो, ये 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 और ये एरिया एक्स्ट्रा कवर हो गया अब, और ये भी एरिया एक्स्ट्रा कवर हो गया अब, और ये भी एरिया एक्स्ट्रा कवर हो गया अब, ये वाला। तो देखो अब जो ग्रीन एरिया जहां वो नहीं था, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, अब वो कम बचा कि नहीं कम बचा। अब बस कौन सा एरिया बचा, एक ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा, ठीक। आ रही बात समझ में। तो जो एरिया छूट रहा था वो कम हो गया। अब इसको 12 कर दूंगा तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और 24 कर दिया तो और छोटा। जितना ज्यादा डेल्टा एक्स को मैं छोटा करते जाऊंगा, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में बढ़ाते जाऊंगा, ये जो छूटा हुआ एरिया है वो कम होते 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 क्या हो जाएगा, मतलब जब तक मेरा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, मतलब डेल्टा एक्स इतना छोटा हो जाएगा कि वो 0 के क्या हो जाए, करीब। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को क्या बोलते हैं, dx। मतलब डेल्टा एक्स किसके करीब हो गया, dx के करीब। और ये y कितने सारे बन जाएंगे, तो खूब सारे बन जाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, खूब सारे बन जाएंगे ना, इनफाइनाइट। जब डेल्टा एक्स 0 के करीब ला दिया लगभग, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, ठीक। तो तब मैं जो एरिया है पूरा पूरा निकल रहा है बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, तब जो एरिया निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, पूरा निकल रहा है। क्लियर बात। तो उसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसी को, इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो देखो अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल, सपोज मेरे को क्या निकालना है, ये y है और बच्चों x है, या इनिशियल से लेके फाइनल तक मेरे को क्या निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ। ये x1 x2 x3 x4 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिया मैं, सॉरी y1 y2 y3 y4 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिया। अब सब जगह क्या बना दिया, कॉलम्स। अभी कितने कॉलम बने, 4। तो आप देख रहे हो कहीं एरिया कम, कहीं एरिया ज्यादा, कहीं एरिया कम, कहीं एरिया ज्यादा छूट रहा है। एग्जैक्ट एरिया आ रहा है क्या, अब इसको 8 कर दिया, तो देखो जो एरिया छूट रहा था वो क्या है, कम। कितना कर दिया है, 16, एरिया छूट रहा है और कम। ये कितना कर दिया बच्चों, 32, छूट रहा है एरिया। 64 कर दूंगा तो और कम। लेकिन जैसे जैसे एरिया कम कर जाता हूं तो एक जो थिकनेस है वो क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, टोटल एरिया जो निकाल रहा हूं अंडर ग्राफ, टोटल एरिया अंडर ग्राफ। एक स्मॉल थिकनेस को क्या मान लिया, dx। क्या थिकनेस लिख लिया बच्चों, dx। तो मैं एरिया ऐसे निकाल रहा हूं ना, इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो y dx का इंटीग्रेशन सम कर रहा हूं, और y का वैल्यू कहां जा रहा है बच्चों, i बराबर इनिशियल से i बराबर फाइनल। आ रही बात समझ में, समेशन का साइन होता है। तो जब इनिशियल वैल्यू था उस समय y dx निकाला, प्लस हल्का से इंक्रीमेंट किया, अब वैल्यू क्या हो गई, y2 आ गई, फिर y2 dx, y3 dx, y4 dx, y5 dx, y ऐसी n पार्ट्स पे बढ़ जाएगा, तो yn dx आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जब dx जब लिमिट क्या हो, टेंड्स टू 0, तो यही एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, सिंबल अपन चेंज कर लेंगे, समेशन की जगह क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन। क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन। नीचे लिख देंगे बच्चों लोअर लिमिट x की, ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों, अपर लिमिट x की, और यहां पर क्या रहेगा,
y, ये y वेरिएबल है, ये y क्या है, वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा y क्या होता जा रहा है, चेंज, तो ये y वेरिएबल है और इंक्रीमेंट कितना ले रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इंटीग्रेशन। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो डिफरेंशिएशन से अपन क्या करते थे, स्लोप निकालते थे। डिफरेंशिएशन dy बाई dx करने का मतलब क्या होगा, जैसे इस y पे क्या स्लोप आ रहा है ये बता देगा भाई, इस y पे क्या स्लोप आ रहा है ये बता देगा, dy बाई dx करने से स्लोप बताता है। इंटीग्रेशन आप कर रहे हो y dx, इंटीग्रेशन कर रहे हो किस फंक्शन का, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या बता रहा है, आप जहां से जहां तक जा रहे हो वहां से वहां तक ग्राफ के अंडर जो नेट एरिया आया है, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो उसका सिंबल क्या होता है, वाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन एस को थोड़ा सा खींच देना तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। क्लियर बात, पक्का। और यहां क्या लिखते हैं, लिमिट कहां से कहां तक कर रहे हो, ठीक। दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि इंटीग्रेशन तभी काम निकाल पाओगे, y मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस फ्रॉम, इन इंटरवल, ऐसे लिख लो, इन इंटरवल x इनिशियल से x फाइनल, मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन होना है, बीच में फंक्शन ब्रेक नहीं होना है, नहीं तो फिर कैसे एरिया अंडर निकाल पाओगे, फंक्शन ब्रेक नहीं होना है, पक्का। ऊपर से तो नहीं क्या बच्चों, क्लियर। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। इंटीग्रेशन से क्या निकालते हैं बच्चों, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर कैसे निकाले भाई, एक पर्टिकुलर y लिया, उससे मैं इंक्रीमेंट किया कितना, डेल्टा एक्स, कितना इंक्रीमेंट किया, डेल्टा एक्स, तो एक कॉलम बन गया बच्चों, क्या बन गया, एक कॉलम। अब वो कॉलम का क्या निकाल लिया, एरिया। ऐसे ही खूब सारे कॉलम का एरिया निकाल लिया, लेकिन मैं देखा कुछ कुछ रीजन छूट जा रहा है, फिर मैं क्या गौर किया, अगर मैं वो जो कॉलम का चौड़ाई लिया हूं वो अगर कम लूं, डेल्टा एक्स को बहुत कम लूं, तो जो गैप बच जा रहा है वो बहुत कम बच जा रहा है, गैप जो बन जा रहा है वो बहुत कम बन जा रहा है। तो मैं छोटा करते 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 कितना टेंड कर दिया, टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम जीरो के करीब, मतलब इनफाइनेटली स्मॉल चेंज हो गया। तो डेल्टा एक्स क्या बन गया, dx। तो डेल्टा एक्स की जगह dx रख दोगे और y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो y dx, तो ये क्या आ गया, एरिया अंडर ग्राफ। समझ में आया, पक्का। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, अब इसको निकालना कैसे है वो तो सीखेंगे बाद में, मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज और देखिए, ठीक, इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग को अगर इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे वो बता रहा हूं। अब हर फंक्शन का बच्चों एक क्या फंक्शन होता है, वो काउंटर फंक्शन होता है, बोल सकते हैं ट्रांसपोज होता है। जैसे जैसे प्लस का क्या होता है, अगर दो नंबर को ऐड करें तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, डिवीजन। स्क्वायर करने का क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर करने का क्या होता है, स्क्वायर रूट। वैसे ही जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है बच्चों, इनवर्स। ठीक, क्यों, देखो सपोज आप लिखे हो dy बाई dx बराबर f डैश ऑफ x, लिखे हो। y एक x का फंक्शन था, लेकिन dy बाई dx क्या होता है, f डैश ऑफ x। आप dx को उधर ले गए तो dy बराबर क्या आएगा बच्चों, f डैश ऑफ x dx आएगा। ठीक, तो अगर आप y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे जो फंक्शन आया था उसी को x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। उसी को क्या कर दो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेशन y dx, तो f डैश ऑफ dx, तो आपका y का भी इंटीग्रेशन होगा। तो सारे dy 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 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, y, क्या आएगा, y। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, f ऑफ, समझ में आया। तो अगर y बराबर f ऑफ x है तो dy बाई dx क्या होता है, f डैश ऑफ x। ठीक, तो आप डिफरेंशिएशन को क्या मान सकते हैं, इंटीग्रेशन का इनवर्स। डिफरेंशिएशन को क्या मान सकते हैं, इंटीग्रेशन का इनवर्स। क्लियर बात है ना, मान सकते हैं ना, सॉल्व करने का तरीका है ना, वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, अब देखो एक बढ़िया चीज, ये समझ में आया, बढ़ूं आगे,
देखो सपोज y बराबर x का पावर n होता है। क्या होता है बच्चों? y बराबर x का पावर n होता है। तो dy बाई डी एक्स क्या आता था? x का पावर n, n x का पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखो ये याद है ना आप लोगों को फंक्शन n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, सपोज मैं आपको डिफरेंशिएट करने बोला इसको, किसको डिफरेंशिएट करने बोला? इसको, किसको? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। किसको डिफरेंशिएट करने बोला? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 को मैं डिफरेंशिएट करने बोला। ठीक, ये है y बराबर क्या लिखा है? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? नीचे n प्लस 1 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? n प्लस 1 x का पावर n आएगा। ये कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। तो dy बाई डी एक्स क्या आया? x का पावर n। मतलब अगर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का क्या है? x का पावर n है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? समझ में आया कि नहीं है? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक, समझ आ रही बात? अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? x का पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? समझ में आ रही बात? डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो किसी को अगर आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या आ रहा है? x का पावर n। तो इंटीग्रेट करोगे x का पावर n को तो क्या आएगा? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यही नहीं, देखो अभी सपोज इसमें ऐसा प्लस सी लिखे रहता। क्या लिखे रहता बच्चों? प्लस सी, कोई कांस्टेंट लिखे रहता, पाई प्लस 2 प्लस 4, यानी इसमें इसके जगह प्लस सी भी कुछ लिखे रहता। अब क्या करते? प्लस सी लिखा हुआ है तो जब डिफरेंशिएशन करते तो प्लस सी का क्या हो जाता? जीरो हो जाता। प्लस सी का क्या हो जाता बच्चों? जीरो। तो भी डिफरेंशिएशन क्या था? एक्स का पावर एन आता ना। तो x का पावर n का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली ये होगा या उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड होगा, ये अपन एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं ना, हो सकता है 2 ऐड हो, 3 ऐड हो। क्योंकि अगर आप इसका प्लस 4 करेंगे तो भी डिफरेंशिएशन यही आएगा, प्लस 6 करेंगे तो भी डिफरेंशिएशन यही आएगा, प्लस पाई करेंगे तो भी डिफरेंशिएशन यही आएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, ये तो हमको डेफिनेटली पता है। लेकिन उसके साथ प्लस क्या हो सकता है? एक कांस्टेंट। ठीक, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बिना लिमिट के, आपको कहां से कहां तक करना है नहीं पता, इनडेफिनेटली आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि कहां से कहां तक लेना है, तो हमेशा क्या जोड़ेंगे? एक प्लस सी जोड़ेंगे। ये बात समझ में पक्का? जैसे कि बताता हूं एक चीज और, तो फॉर्मूला आप क्या देख सकते हैं? अगर आप x का पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिंबल ऐसा होगा, जैसे x का पावर n का डिफरेंशिएशन करते तो सिंबल कैसा था? d x का पावर n बाय dx, ऐसा था। ये d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता था। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, ऑपरेटर क्या रहेगा? dx, ये डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाइड में रहता है, और अंदर फंक्शन। तो अभी हमारा फंक्शन क्या है? x का पावर n। तो क्या आएगा आंसर? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। क्या आएगा? x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ रही बात? ठीक है, पक्का? फिर सपोज ऐसी ले रहा हूं, e का पावर x, हमारा फंक्शन अभी क्या है? e का पावर x। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर x प्लस सी। प्लस सी जोड़ते जाना है बच्चों, जब लिमिट नहीं है तो प्लस सी क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। बताओ इसका क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x।
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, ना कि कॉस एक्स। तो क्या आएगा बच्चों? क्लियर है बात? यानी इसको डिफरेंशिएट करने से ये फंक्शन आ जाना चाहिए। इसको तो करके दिखाई दिया, इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। माइनस का माइनस लगेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो क्या लगेगा? माइनस साइन एक्स। प्लस सी का क्या होता है? माइनस माइनस क्या हो गया? साइन एक्स आया कि नहीं आया? आ रही बात समझ में? इसका डिफरेंशिएशन करने से ये फंक्शन आ जाना चाहिए, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से आ रही बात समझ में? पक्का? डिफरेंशिएशन एज ए इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये निकालने का तरीका है, इंटीग्रेशन निकालने का तरीका है। तो ऐसे ही हम लोग तो डिफरेंशिएशन खूब सारी चीजों का किए हैं, खूब सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला भी पढ़े, ठीक? तो हम लोग को खूब सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे। बढ़े आगे? ये समझ में आए? तो तीन ऐसी लिखाए हूं जनरल समझाने के लिए कि इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आप खुद देख लो। अब बताओ cos x का क्या होगा? sin x। क्या हो जाएगा? sin x, क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट करो, sin x का क्या होता है? cos x। c का क्या होगा? 0 प्लस cos x प्लस cos। आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक, चलो अगर समझ गए हो तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x tan x dx। क्या होगा इसका? sec x। क्या होगा बच्चों? sec x प्लस c। प्लस c लिखना भूलना नहीं है, sec x प्लस c। समझ आई बात? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। क्लियर है? माइनस सॉरी cosec x cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cosec x प्लस c। क्योंकि cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x cot x। तो माइनस बाहर इसलिए लगाएं कि माइनस कॉमन ले लेंगे, cosec x का माइनस cos x cot x आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तब ही आएगा ना। आ रही बात समझ में? पक्का? तो जिसका जो डिफरेंशिएशन इनवर्स उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले तो ब्रेड एंड बटर है बच्चों, ये तो हमारी यूज होंगे। एक्स का पावर है, नी का पावर है, साइन एक्स। ठीक। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था बच्चों? 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा? ln x प्लस c। नेचुरल लॉ ln x प्लस c। समझ में आया? ln x का 1/x, तो 1/x का ln x। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? चलिए बढ़े आगे। अब लिखिए बच्चों सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें ना प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सब जैसी कोई चीजें होती नहीं है ना? तो इसको जैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हुए आ रहे थे, एक स्टेप में आंसर लिख देते थे, वैसा मत करना। इसके रूल्स अलग हैं। इसके रूल्स क्या है? अलग। भले डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन मैथ्स को मरोड़ तोड़ मत देना कि हाँ इसमें चेन रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन एक बार में ही होता है सॉल्व। ठीक है? तो जो बेसिक फॉर्मूले है ना, जो बेसिक फॉर्मूले भी 20-25 स्ट्रोक में आपको लिखाऊंगा, उस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होगा। नहीं है तो फिर जैसे साइन स्क्वायर है तो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ को टी रख दिया और सॉल्व कर। आ रही बात समझ में? पक्का? चलिए अब क्या है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर आपके फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कोफिशिएंट, क्या मल्टीप्लाइड है? कोफिशिएंट, तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर लेते थे। ठीक? जैसे सपोज आपको बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx। किसका इंटीग्रेशन करने बोला है बच्चों? 2x³ dx। तो आप देख रहे हैं 2x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर आ जाएगा, x³ dx। आ रही बात समझ में? फिर 2 को बाहर ही रखेंगे। x³ dx का डिफरेंशिएशन आपको पता है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का पावर 4/4 और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? प्लस। अब ऐसा मत करना 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करें, 2c भी लिख दिया, क्योंकि 2c भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो c लिख दिया खाली। ठीक? सिर्फ जो इसकी वैल्यू आएगी उसी में 2 मल्टीप्लाई करना। क्लियर बात? समझ में आ रहा बात? तो कांस्टेंट को आप क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन के? कोफिशिएंट को क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। दूसरा, अगर खूब सारे फंक्शन का क्या दिया बच्चों? सम और डिफरेंस, तो सबको अपन क्या कर सकते हैं?
अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और इधर क्या लिखा है dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। वहां कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होता था, यहां कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 मत करना। आ रही बात समझ में? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यानी x का पावर क्या लगेगा बच्चों, 0। कुछ नहीं है तो क्या लगता है x का पावर 0। तो x का पावर 0 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x का पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो क्या होगा x। आ रही बात समझ में? तो कांस्टेंट है कोई, तो 4 का इंटीग्रेशन करें तो 4x आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। क्लियर है बात? 0 मत कर देना, डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था क्योंकि कांस्टेंट का चेंज नहीं आता। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है? तो यहां चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग समेशन कर रहे हैं। क्या करें, समेशन। तो कांस्टेंट का अगर समेशन करोगे तो 0 नहीं होता वो। आ रही बस, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? यहां तक समझ में आ रहा है? ये दो रूल समझ में आए? ये दो रूल जो डिफरेंशिएशन में थे वही रूल है। कोफिशिएंट को आप बाहर खींच सकते हो, और अगर खूब सारे सम में लिखा है, सम और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो सबको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, यहां तक समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, जो फॉर्मूला अभी पढ़े उससे। ठीक है, देखो y बराबर क्या का इंटीग्रेशन करना है, x का पावर 9। तो जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चों वैसे ही लिखना, ऑपरेटर है ना, y बराबर क्या, x का पावर 9। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है आपको बच्चों, y dx। तो y की जगह क्या लिखेंगे, x का पावर 9 dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो x का पावर 10 बाय 10 प्लस c। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। दूसरा ये, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, x का पावर 3 बाय 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 बाय 2 dx। तो क्या आएगा, x का पावर 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो जाएगा, x का पावर 5 बाय 2 इंटू 2 बाय 5, तो आएगा 2 बाय 5 x का पावर 5 बाय 2 प्लस c। पावर माइनस होने से अपने कोई फर्क पड़ने वाला है? y का वैल्यू क्या दिया, x का पावर -7, तो क्या करेंगे, x का पावर -7 dx। क्या लिखेंगे बच्चों, x का पावर -7 प्लस 1 बाय -7 प्लस 1 प्लस c, तो x का पावर -6 बाय -6 प्लस। ठीक, पक्का? लास्ट क्या लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। 6 को कहां ले जाएंगे, बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 0 है ना, तो x का पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो x आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, पक्का? लास्ट वाले में एक गलती है, क्या, प्लस सी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये तो बता ही दिया आप लोग को, ये वाला कोफिशिएंट को बाहर ले सकते हो और अलग अलग फंक्शन को प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन और वो है तो प्रोडक्ट है तो नहीं, सब्ट्रैक्शन और वो है तो अलग अलग कर सकते हो। ठीक, अब ये बच्चों फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बच्चों हमको, फॉर्मूले नोट करो बैठ के, बढ़िया। पहला क्या है, एक्स का पावर n, क्या होगा, एक्स का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक, इसमें याद रखना x का पावर -1 नहीं होना है। x का पावर -1 क्या होता है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का देखो लिखा हुआ है, ये है log x, नेचुरल log x। ठीक, क्यों, क्योंकि x का पावर -1 प्लस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या करोगे, -1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा। तो 0 डिनोमिनेटर में 0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन हो गया ना। तो इसलिए वो ये वाला जो फॉर्मूला है वो x n का पावर भी वैल्यू जब -1 है उसके लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, -1 के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, log x, क्योंकि log x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स का log x। ठीक है, फिर कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हो, और कांस्टेंट x का पावर n है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, x का पावर n में फॉर्मूला लगा दो प्लस c।
एक्स का पावर -1 का क्या होगा, log x प्लस सी। ई का पावर एक्स का क्या होता है बच्चों, ई का पावर एक्स। ठीक, फिर ई का पावर ए एक्स प्लस बी, क्या है, ई का पावर ए एक्स प्लस बी, तो क्या आएगा, ई का पावर ए एक्स प्लस बी बाय ए। ठीक, ये सब फॉर्मूला मैं जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब आप लोग को बता दूंगा, आप लोग घबराना नहीं, भी घबराना मत, बाकी जनरल याद रखना, ई का पावर ए एक्स प्लस बी ए, तो 1 बाय ए ई का पावर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बता दिया था ये भी, साइन ए एक्स है तो माइनस कॉस ए एक्स बाय ए आ जाएगा, यानी एंगल में अंदर अगर कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ये क्यों आता है मैं बताऊंगा आपको जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस फॉर्मूला याद करने के हिसाब से नोट कर लीजिए। अगला बच्चों क्या बनाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। अगला क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या रहेगा, अभी सपोज अगर मैं ऐसे ही लिख रहा था, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, क्यों इंडेफिनेट, कहां से कहां तक उसका कोई लिमिट नहीं है भाई, 0 से इंफिनिटी हो सकता है, -1 से इंफिनिटी, कहां से कहां तक है मेरे को पता नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये बता दूं कि dx, dx मतलब कहता है स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज जो है कहां से कहां तक आप देख रहे हो कि x की वैल्यू कहां से चालू हो रही है और कहां तक जा रही है, तो अगर वो लिख दिए x इनिशियल से लेके x फाइनल, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, और डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनाता है, सपोज आपका ग्राफ है, फंक्शन बना हुआ है, ठीक, फंक्शन आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसे टाइप का फंक्शन बना हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, ये आपका x इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, x फाइनल हो गया, ये x इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, x फाइनल। तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं y dx का, x इनिशियल से लेके x फाइनल, इसका मतलब होगा आप कहां से कहां तक का एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक, अब आपको पता है ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया क्या आएगा, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया सम होके जो नेट एरिया आएगा वो बताता है, तो क्या बताएगा ये, नेट एरिया बिटवीन xi एंड xf। समझ में आया, क्या बताएगा, नेट एरिया बिटवीन xi एंड xf। ठीक, तो हम लोग को फिजिक्स में यही काम आएगा, इंडेफिनिट, सॉरी क्या, डेफिनेट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत रेयरली यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, हमेशा हमेशा लिमिट डालेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, हमेशा लिमिट डालेंगे। ओके, चलिए अगला, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सपोज y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है और मेरे को बोला है x1 बराबर 2 टू x2 बराबर 4, आप इंटीग्रेशन कीजिए, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, एरिया अंडर निकालना है मेरे को। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, y dx, ये x की लिमिट का है 2 से लेके 4, तो क्या करूंगा बच्चों, पहले तो y का डिफरेंशिएशन कर डालूंगा, तो एक्स स्क्वायर dx 2 से लेके 4, तो बताओ क्या होता है इसका, वो एक्स क्यूब बाय 3। ठीक, कहां से कहां तक कर रहा था, 2 से लेके 4, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यू आएगी, तो क्या करना है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 से लेके 4, तो यहां तक सॉल्व हो जाएगा, यहां तक तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ, और प्लस सी मत लगाना, प्लस सी मत लगाना, यहां तक नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ। अब क्या कर देना, एक बार इसको बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, वो वैल्यू डाल देना, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर लिमिट, एक बार ये वैल्यू डाल देना, तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 बाय 3 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बाय 3, तो बाय 3 आ जाएगा, 64 माइनस 8 कितना होता है, 56 बाय 3। तो ये आ गई बच्चों फंक्शन की वैल्यू, किसकी, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। पक्का, तो इवेल्युएट कैसे करते हैं समझ में आया, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, फिर x के जगह एक बार अपर लिमिट डालना है,
माइनस x के जगह एक बार लोअर लिमिट डालना है, तो वो वैल्यू एक्चुअल आपकी बता देगा। कुछ भी ले सकता है भाई, यहां पर तू अल्फा बीटा ले सकता है। क्या ले सकता है? अल्फा बीटा। क्या पसंद है तुमको वेरिएबल आजकल, बताओ जो पसंद है वो लिख लो। यहां पर अपना नाम लिख लो, ठीक है, जय वीरू लिख दो, और एक बार वीरू डाल के क्यूब करना, एक बार जय डाल के क्यूब करना। समझ गए? कुछ भी ले सकते हो, जो भी चीज दिया है वो ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया बच्चों? पक्का? तो हम लोग मैक्सिमम केस में डेफिनेट इंटीग्रल ही यूज करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल उतना यूज नहीं करेंगे। तो नॉर्मल क्या है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अपर लिमिट एक बार डालना है, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल देना है। समझ में आई बात? चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसकी? डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक, पहला तो बच्चों कोई सा कोफिशिएंट f ऑफ x प्लस कोई सा कोफिशिएंट g ऑफ x d ऑफ x दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों? अल्फा एफ एक्स अलग हो जाएगा, बीटा जी एक्स अलग हो जाएगा। अल्फा क्योंकि कोफिशिएंट था तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, बीटा क्योंकि कोफिशिएंट था बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और दोनों में लिमिट क्या रहेगा? सेम। तो अगर सम में दिया हुआ है, दो फंक्शन का क्या दिया है बच्चों? सम में, तो सेम लिमिट लेते हुए दोनों को अलग अलग तोड़ सकते हो। जैसे इंडेफिनिट में तोड़ते थे वैसे इसमें भी तोड़ सकते हो। अब आपको सपोज क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था। कहां से कहां तक? ए से लेके कहीं तक, ए से लेके बी तक। कहां तक इंटीग्रेशन करना था बच्चों? ए से लेके बी तक। तो आपका बीच में एक लिमिट आ रहा है बच्चों सी, ए और बी के बीच में एक लिमिट क्या आ रहा है? सी। सपोज आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ऐसे टाइप का कुछ फंक्शन आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? यहां से यहां तक आप इंटीग्रेशन अलग करना चाहते हैं, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन अलग करना चाहते हैं। जरूरत पड़ सकता है ऐसा करने का, क्योंकि अगर आप यहां से यहां ए से डायरेक्ट बी तक कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये प्लस एरिया ये माइनस एरिया ये दोनों सम होके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जो भी हो जाएगा, जो भी नेट वैल्यू आएगा, जो नेगेटिव बढ़ाए तो नेगेटिव, पॉजिटिव बढ़ाए तो पॉजिटिव। लेकिन आपको क्वेश्चन में सपोज डिस्टेंस पूछ दिया है। अब डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऐड ही होता है। तो प्लस है तो भी ऐड करना है, माइनस है तो भी ऐड करना है, लेकिन इंटीग्रेशन सीधा यहां से यहां तक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो डिस्प्लेसमेंट बता देगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ए से सी अलग, सी से बी अलग, फिर इसका मॉड लेके पॉजिटिव लेके ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट लिमिट आ रही है तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन अलग, प्लस यहां से यहां तक इंटीग्रेशन अलग, दोनों को अलग कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही प्रॉपर्टी बोला है। ए से बी के बीच में कोई इंटरमीडिएट लिमिट आ रही है तो आप उसको तोड़ सकते हो। ये सी से ये बी होगा, ये डी दे दिया है गलती से। ठीक है, आ रही बात समझ में? ए से सी फिर सी से बी, वही वैल्यू आएगी। अभी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बच्चों, तो अपन क्या कर रहे थे? x का वैल्यू इंक्रीज करते हुए एडिशन कर रहे थे। x का वैल्यू क्या करते हुए एडिशन करते हैं? इंक्रीज। ये वाला लिए, फिर dx आगे बढ़े, फिर dx आगे बढ़े, फिर dx आगे बढ़े। अभी x को कहां बढ़ा रहे थे? आगे बढ़ा रहे थे। तो आगे बढ़ाने से फंक्शन का लिमिट a से b क्या रहा है? पॉजिटिव। तो अगर आप a से b के जगह b से a कर रहे हो इंटीग्रेशन, क्या कर रहे हो बच्चों? b से उल्टा। तो ए से बी कर रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो लिमिट को अगर पलट दोगे बी से तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखोगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी, कि इंक्रीज करते हुए एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट होते हुए कर रहे हो या डिक्रीमेंट करते हुए कर रहे हो। मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन का क्या आएगा? सेम, बस साइन क्या हो जाएगा? उल्टा। कि नहीं, कितना था? 56/3। और हम लोग 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट किए थे, अगर 4 से लेके 2 तक करते तो देख ही रहे हो, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। और क्या? अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कुछ क्वेश्चन। तो देखो पहला, 0 से 3 ax² प्लस bx प्लस c dx। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? इसका संधि विच्छेद कर सकता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx 0 से लेके 3 अलग, इंटीग्रेशन ऑफ bx dx 0 से लेके 3 तक अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी dx 0 से लेके 3 तक अलग होगा। अब a को बाहर ले लेंगे, a को क्या ले लेंगे बच्चों? बाहर। a को बाहर लेंगे, x² dx बचेगा। x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ 3, x का पावर n+1/n+1। लिमिट है 0 से लेके 3, प्लस b को बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? x² 2, 0 से लेके 3, प्लस
c को बाहर ले लेंगे, अंदर कुछ नहीं बचा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x 0 से लेके 3। समझ में आया? प्लस सी लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या इंटीग्रेशन हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब 3 का वैल्यू डालो, फिर 0, 0 डालने से तो 0 आएगा, 3 डालने से 3 3 9 3 जा 27, 27/3, तो क्या आया, a इंटू 27/3 प्लस 3 3 जा 9, 9/2, तो b इंटू 9/2 प्लस 3c, यहां पर x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 आएगा, -0 तो 0, तो क्या आएगा खाली 3। तो क्या आ गया बच्चों, 27 कितना सा जा रहा है, 9 सा, तो 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगला क्या है, e का पावर x dx, -1 से +1, तो -1 से +1 e का पावर x dx। भाई e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, लिमिट डालेंगे -1 से +1, तो एक बार पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो e का पावर 1 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, e का पावर -1, तो क्या आएगा, e -1/e। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और क्या था क्वेश्चन अगला, cos x dx -π/2 से π/2, तो cos x dx -π/2 से +π/2, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स नहीं होता, याद रखना क्या होता है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स लिमिट कहां से कहां डलेगी, -90 से +90, तो ऐसा लिखेगा साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट डलेगा बच्चों। साइन पाई कितना होता है, π/2 1, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/2, साइन π/2 ये भी कितना होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 2। और क्या दिया है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 6, 0 से लेके 10, क्या सेक स्क्वायर 3x प्लस 6 dx 0 से लेके 10, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या था 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 कहां थे कहां तक, 0 से लेके 10, ठीक, और dx, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x, लेकिन क्या है अंदर में x नहीं है ना, ये लिखा हुआ है, तो ax प्लस b वाले में 1/a डिवाइड होता था, याद है कि नहीं याद है, तो इसका क्या होगा 10 3x प्लस 6/3, 10x होता था ना अगर खाली sec स्क्वायर x रहने से, लेकिन अंदर क्या है ax प्लस b, फॉर्मूला लिखवाया ना अभी पीछे, तो हैरानी क्यों हो रही है, बाय a, कहां से आता है वो बताऊंगा जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। लिमिट डालना है बच्चों, लिमिट क्या है 0 से 10, तो एक बार 10 डालते हैं तो क्या आएगा 10 36/3, 10 36/3 माइनस 10 6/3, क्लियर, आ गया बच्चों समझ में, तो ये हो गया आपका क्या इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट अगला क्या बोले बच्चों, साइन स्क्वायर x dx 0 से लेके पाई, अब मजा आएगा। साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, कॉस x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, ये तो स्क्वायर है लेकिन, तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन जानते नहीं है, ठीक, उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते भाई, साइन का अगर पावर है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ऐसे में बच्चों हम लोग को साइन स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा ऐसे चीज में जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ठीक, तो साइन स्क्वायर अभी क्या है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, उसको लीनियर में लाते हैं, लीनियर का क्योंकि इंटीग्रेशन पता होता है अपने को, साइन कॉस का लीनियर में इंटीग्रेशन पता है, तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, याद है कॉस 2 थीटा क्या होता था बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता था, याद है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था, याद है, कॉस 2 थीटा बराबर,
तो यहां पर देखो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख सकता हूं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? इससे फायदा क्या हुआ? स्क्वायर वाला लीनियर में आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी कभी इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों ऐसा करना पड़ सकता है कि कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे उसके हायर पावर जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर बात? तो बताओ यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखूंगा बच्चों? 1 माइनस कॉस 2x dx और बाय क्या है बाहर 2। क्लियर है बच्चों? अब समथिंग माइनस समथिंग है तो क्या करना पड़ता है? संधि विच्छेद। क्या करना पड़ता है बच्चों? संधि विच्छेद कर दो। तो 1 बाई 2 dx 0 से लेके पाई अलग हो गया। 1 बाई 2 dx 0 से लेके पाई अलग हो गया। बीच में आएगा माइनस cos 2x बाई 2 0 से लेके पाई dx ये अलग हो गया। समझ आ रही बात? दोनों अलग हो गया। अब बताओ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर चले जाएगा और x का क्या होता है? dx का क्या होता है? x। तो पहले वाले टर्म आ जाएगा x बाई 2 और लिमिट क्या है 0 से लेके पाई माइनस इसके भी 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा बच्चों। 1 बाई 2 कहां आ जाएगा? बाहर। 1 बाई 2 आ गया बाहर। अब बताओ cos 2x का क्या होता है? sin 2x बाय 2 क्योंकि x वाले फॉर्म में ना बच्चों cos ax प्लस बी तो x a जो है वो नीचे आ जाता है डिवाइड में। तो क्या होगा? sin 2x बाय 2 तो ये 2 क्या हो गया 4 और लिमिट कितनी डालनी है बच्चों? 0 से पाई। समझ में आई बात? पक्का? तो देखो यहां पर पाई डालेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, 0 डालेंगे तो अपर लिमिट पाई है तो पाई बाय 2 आएगा, लोअर लिमिट 0 है तो 0 आ जाएगा। तो लिखने की जरूरत है नहीं। माइनस 1 बाय 4 को अभी बाहर ही रहने देते कांस्टेंट है बोल के, अपर लिमिट डालते हैं पाई, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है बच्चों? 360। 360 क्या होता है? 0। क्या होता है बच्चों? 0। तो क्या आएगा? 0 माइनस क्या 0 डालेंगे तो साइन 0 0 तो ये भी क्या आएगा बच्चों? 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 2। समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं? ठीक है। तो कई बार स्क्वायर है तो हमको क्या करना पड़ सकता है? उसको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। फिर देखो फॉर्मूला लगाने के बाद फिर बन गया ये 1 बाई 2 अलग हो गया, cos 2x बाई 2 अलग हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हमको पता है। तो ऐसे फॉर्मूला ना जिनका फॉर्मूला हमको डायरेक्ट पता है तो वैसे ही सॉल्व होगा। ये वैसा नहीं होता कि हाँ साइन स्क्वायर है तो अपन क्या है चेन रूल लगा देंगे। अगला ये बनाते हैं बच्चों। ठीक। तो देखो कल मान्यता नहीं मान्या क्या नाम है तुम्हारा, मान्या जिद कर रही थी कि भाई फोर्स ऐसा है पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्स क्यों हो जाता है? तो देख लो गौर कर लो। ठीक है ये देखो इंफिनिटी से लेके आर जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। कांस्टेंट कहां जाएगा? जी एम एम डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंफिनिटी से लेके आर जी एम एम ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एक्स अपार माइनस 2 क्या फॉर्मूला लगेगा? एक्स का पावर -1 बाय -1 यही लगेगा। ठीक। अब ये क्या करना है? इंफिनिटी से लेके आर तो पहले क्या डालते हैं? अपर लिमिट। तो क्या आएगा? जी एम एम क्या आएगा? जी एम एम आर डालेंगे तो क्या आएगा? -1 बाय आर आएगा। क्या आएगा? -1 बाय आर। एक्स की जगह आर डालेंगे तो -1 बाय आर आएगा और फिर इंफिनिटी डालेंगे तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो उसको लिखने का जरूरत है नहीं। तो क्या है ये इंटीग्रेशन? जी एम माइनस जी एम एम बाय आर। ठीक। ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था।
तो हम लोग बेसिकली क्या करें, ये छोटा सा वर्क था dw, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से लेके r तक। तो इंटीग्रेशन किए तो टोटल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में अपन पढ़ेंगे ये सबको। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, खत्म। अगला रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि हम लोग को इसमें डील करना पड़ेगा ऐसे ही में। तो बच्चों जब भी आप लोग ऐसा एक फंक्शन देखो, कैसा देखोगे? एक फंक्शन है क्या, g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x dx। ठीक, ऐसा ऐसा लिख के बताऊंगा ना तो और कंफ्यूज होगा, ऐसा बताता हूं आपको ना। इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों? ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y dy। आपको इसको इंटीग्रेट करना है सपोज। ठीक, अब आप खुद जानते हैं ये y स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 होगा, होल का पावर 1/2 होगा, तो 2y को अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, इसको एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे, बाइनोमियल लगा के थोड़ी टर्म बनाओगे खूब सारे। आ रही बात समझे? तो इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, तो दोनों का प्रोडक्ट है, और ना प्रोडक्ट रूल लगता है ना कुछ रूल लगता है। इंटीग्रेशन में तो कोई रूल नहीं है, प्रोडक्ट डिवीजन रूल ऐसा कुछ रूल। तब हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन को अगर आप देखना, क्या इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ जाएगा? आएगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? पूरे को मत देखो, अंदर वाले को देखो बस। वाई स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y आएगा। तो आपको वही चीज खोजना है। क्या करना है? यही चीज खोजना है कि इस पार्ट में किसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो बाकी वाला पार्ट आ जाए, बाकी पूरा फंक्शन आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? किस पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करूं कि बाकी पूरा फंक्शन आ जाए। तो आप क्या करोगे, देखो यहां y स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करके t लिख दोगे। क्या लिख दिया बच्चों? y स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख दिया? t। अब इसका डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का क्या होता है? 2y dy, खाली 2y नहीं, 2y dy। 1 का क्या होता है? 0। t का क्या होगा? dt। तो आप 2y dy की जगह क्या रख सकते हो? dt। तो देखो ये वाला पूरा टर्म गायब होके क्या हो गया? dt। तो देखो इंटीग्रेशन कितना मस्त चेंज हो जाएगा। ये पूरा टर्म हो गया dt, ये पूरा टर्म क्या हो गया? dt। ये टर्म क्या हो गया? t का पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना। तो अगर कोई फंक्शन को अपन t मान ले और उसका डिफरेंशिएशन करने से बाकी जो इंटीग्रेशन में जितना भी चीज बचा था वो सब का सब क्या हो जाए? गायब या सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, 2 नहीं रहने से भी कोई बात नहीं, क्योंकि y dy को क्या लिख सकते हैं? dt बाय 2। तो y dy की जगह dt बाय 2 भी लिख दोगे तो 2 तो बाहर चले जाएगा ना, तो कांस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं कि कोफिशिएंट भी वैसी सेम मैच होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कॉमन कोफिशिएंट बच भी सकता है, ऐसा कोई वो बात नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये क्या हो गया? अच्छा, इसको मिटा देता हूं। क्या आया? dt। तो dt का सब्स्टिट्यूट आ गया। अब बताओ t का पावर 1/2 का क्या होता है? t का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या होगा? 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c। फिर t किसको लिए थे? y स्क्वायर प्लस 1 को, उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा? 2/3 y स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। समझ में आई बात? कि अगर आप क्या कर दें? सब्स्टिट्यूशन कर दें। किसका सब्स्टिट्यूट? u बराबर g ऑफ x। जो g ऑफ x को क्या कर दिए? u ऑफ x। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? g डैश ऑफ x, और g डैश ऑफ x dx के जगह, पूरे के जगह फिर क्या आ जाएगा? du। तो इस पूरे के जगह क्या लिख दोगे आप? du। और ये जो फंक्शन gx को आप क्या रख दिए? u। तो यहां पर क्या बच जाएगा? u du आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं? u du क्या होगा? आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या करना है? एक पार्ट को हम लोग को, ऐसे पार्ट को t लेना है या u लेना है या v लेना है, वेरिएबल लेना है, जिसको डिफरेंशिएट करने से जो बचा हुआ पार्ट है ना इंटीग्रेशन का, वो पूरा का पूरा ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट हो जाए।
अब बताओ क्या को टी लू, समझ गए ना, जेड स्क्वायर प्लस 1 को टी लूंगा तो 2 जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2z dz आ जाना है, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या करें, जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिए टी, तो 2z dz बराबर क्या गया बच्चों dt। तो देखो 2z dz की जगह क्या आ गया dt, और नीचे क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह क्या लिखूंगा बच्चों t। याद रखना है कौन सा रूट है, क्यूब्ड रूट है, क्या है क्यूब्ड रूट, तो t का पावर 1/3 आएगा, 2/3 नहीं आएगा, क्या आएगा 1/3। ठीक है, अब अभी तो सिंपल हो गया, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t का पावर -1/3, तो क्या होगा t का पावर -1/3 प्लस 1 बाय -1/3 प्लस 1 प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा t का पावर 2/3 इंटू 3/2 प्लस c, और वापस से 3/2 t की जगह क्या निकाले थे वापस डाल दो, तो ये क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है? तो आपको क्या को टी रखना है, ऐसे चीज को टी रखना है कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट, उसको टी रखने के बाद बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो dt या जिससे भी सब्स्टिट्यूट हो जाए, या dt इंटू सम कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, क्या बच्चों ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये वैसे पहले बात बता चुका हूं, अभी भी फिर से देख लो। तो एरिया अंडर ग्राफ बताता है, नेट एरिया अंडर ग्राफ क्या बताता है, इंटीग्रेशन विद इन अ लिमिट नेट एरिया अंडर ग्राफ बनाता है। तो देखो पहले केस में ये आपका ए और बी, ये ग्राफ का जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर आ रहा है, ठीक, तो आपका फंक्शन भी पॉजिटिव है और एक्स तो आगे ही बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो ये वाला एरिया क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक, अब हम लोग ए से भी इंटीग्रेट करें, देखो आधा फंक्शन पॉजिटिव आया, आधा फंक्शन क्या आया नेगेटिव आया, तो नेट क्या आ जाएगा, नेट जो फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इंटीग्रेशन भेदभाव नहीं करता, एल्जेब्रिक सम करता है, मैंने साइन के साथ सम करता है। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा ए से बी, ये पूरा क्या है नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू आया वो क्या गया नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का? तो एरिया अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और ऐसा है तो नेट होएगा, ये अभी तो बराबर बराबर ले लिए तो 0 हो जा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव बढ़ा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव बढ़ा है तो फिर सम करने से नेगेटिव आ जाएगा। तो नेट एरिया बताता है, ना कि टोटल एरिया। क्या बताता है नेट एरिया, समझ में आई बात? और फॉलोइंग पॉइंट्स को नोट कर लो, क्या है, इफ द कर्व लाइज अबव एक्स एक्सिस द एरिया एनक्लोज्ड इज ग्रेटर देन 0, इफ द कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस एरिया क्या होगा नेगेटिव, और अगर कर्व इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा एरिया 0। ठीक है, अगला अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड अंडर द कर्व एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन क्या है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, और हमको क्या निकालना है एरिया 2 से लेके 3। तो देखो इसको इंटीग्रेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, बस ये ग्राफ बना हुआ है, 2 से लेके 3, लिमिट कहां से कहां तक डलेगी 2 से लेके 3, फिर फंक्शन का लिखते हैं, फंक्शन क्या है यहां पर, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इंक्रीमेंट एक्स में हो रहा है तो क्या लिखेंगे dx। ये समझ में आया कि नहीं है? तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 3 तो 27/3 माइनस 8/3, 9 माइनस 8/3, ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हो गया कि क्लियर हो गया पूरा दिमाग से, समझ में आ रहा है ना अभी तक इंटीग्रेशन का मतलब? अभी बस मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं कि अब मैं सीख गया भाई अब घर जाऊंगा पढ़ाई करूँ, ठीक है? इंटीग्रेशन सीखे, बस अभी निकालना सीखें, बस अभी इंटीग्रेशन क्या करने निकालना सीखें। तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, पहले बैठ के वो क्वेश्चन को बनाओगे, क्वेश्चन को क्या करोगे बनाओ, ठीक? जैसे डिफरेंशिएशन का शीट दिया था वैसे अभी क्या कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन का, तो उसको पहले बनाओगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन खत्म, अपना पहला चैप्टर खत्म, फिर वेक्टर, वेक्टर पढ़ने के बाद फिर काइनेमेटिक्स चालू हो जाएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है अभी जो पढ़े? इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है? तो एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकाल रहे हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट वाले कॉलम्स को ऐड करके, y dx y dx y dx सबको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। क्यों डायरेक्ट y इंटू एक्स क्यों नहीं कर दिए,
टोटल एरिया निकालेंगे क्योंकि y वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल, y जैसे जैसे x चेंज हो जाता है y चेंज होते जा रहा है, तो हम लोग एरिया ऐसे निकाल नहीं सकते, इसलिए इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए क्या नाम है, मान्या जी, अभी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे जैसे आप डिस्प्लेस होते जाओगे, जैसे जैसे आप क्या होते जाओगे, डिस्प्लेस होते जाओगे, और फोर्स क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, तो आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, नहीं ना? तो आप क्या बोलोगे, सपोज मैं आर डिस्टेंस दूर हूं, कितने डिस्टेंस दूर हूं बोलोगे, आर डिस्टेंस दूर, और बोलोगे मैं क्या करती हूं, आर डिस्टेंस दूर से डी आर डिस्टेंस आगे बढ़ती हूं। ठीक, क्योंकि अभी यहां पर फोर्स का वैल्यू क्या था, एफ, विच विल बी अ फंक्शन ऑफ आर, और आप कितना डिस्टेंस आगे गए, स्मॉल डी आर डिस्टेंस आगे गए, तो बताओ आपने छोटा सा वर्क कितना किया, एफ डी आर। अब एफ क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर डी आर, तो ये हो गया छोटा सा वर्क जो आपने किया, तो टोटल वर्क आपने कितना किया, छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ोगे जब तक आप आर से कहां तक कर रहे हो, इंफिनिटी तक, जहां तक भी जा रहे हो, या इंफिनिटी से आर तक आ रहे हो, आर से इंफिनिटी जा रहे हो तो ये लोगे, इंफिनिटी से आर आ रहे हो तो बताया ना, लिमिट ऐसा जा रहे तो, उल्टा जा रहे तो, समझ में आई बात, पक्का? तो इंफिनिटी से लेके आर इंटीग्रेट कर दो, तो जितना भी आप काम किए इंफिनिटी से लेके आर तक आने में निकल जाएगा इससे, और वही क्या होगा, जितना वर्क किए वो पोटेंशियल एनर्जी बन के, अब क्लियर हुआ थोड़ा दिमाग? इसीलिए पहले इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, उस पर ध्यान दो, फिर उसके बाद ये सब जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो लग रहे हैं तो मैं बताऊंगा ही ना, कि एक वेरिएबल, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो सब पढ़ाई के थ्रू अपने को पता चलेगा। वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, है ना, एनएलएम पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो तब क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी उस कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, अभी सॉल्व करने पे देखो, बेसिक टूल सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, टूल्स। ठीक, अभी ये झाड़ कैसे काटेंगे, वो झाड़ कैसे काटेंगे नहीं देख रहे हैं, अभी झाड़ काटना है कि पौधा काटना है, उसके लिए टूल कौन सा लगेगा वो देख रहे हैं। पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी लेके जाएंगे या चेन सॉ लेके जाएंगे, और पौधा काटना है तो वो जो पेचकस टाइप का नहीं आता काटने वाला, डंगाल छोटा छोटा काटने वाला, क्लिपर टाइप का, वो लेके जाएंगे ना, कि वहां भी कुल्हाड़ी लेके मारोगे आप लोग, है ना, वैसा नहीं। ठीक है, तो बेसिक अभी टूल सीख रहे हैं, टूल्स का यूज सीख रहे हैं। टूल्स जब अप्लाई होते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वो नहीं सीख रहे हैं, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे, अभी पढ़े ही नहीं हो तो कुछ, हरी बात समझ। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो टूल्स है वो और अच्छे से क्लियर होने लगेगा जब आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स का। लेकिन टूल अभी अभी जैसे इंटीग्रेशन अगर एक बन गया, वो कैसे बनेगा वो तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन बन गया तो उसको सॉल्व कैसे करें ये आपको आना है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग क्लास में क्या सीखे थे, इंटीग्रेशन सीखे थे। तो इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ये अपन दो चीज देखे थे। पहले इंटीग्रेशन करने का तरीका देखे थे। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हमको किसी चीज का डिफरेंशिएशन पता है, तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, प्लस सी एक कांस्टेंट भी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, और ग्राफिकली ये चीज देखे थे कि अगर कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट है और किसी जोन में यानी किसी इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग वहां से वहां तक यानी एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक जिसके अंदर वो कंटिन्यूअस है, एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं। ये दो चीज अपन देखे थे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन मोशन ये पढ़ते हैं। वैसे तो काइनेमेटिक्स में ये फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसलिए देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन एज अ टूल हम लोग सीख चुके हैं कि उसको निकालते कैसे हैं, यानी उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन मोशन। ठीक, सपोज सबसे पहले बच्चों आप एज्यूम करो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, जो भी है चलते जा रहा है मोशन। ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन, कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी ऑब्जेक्ट इसी लाइन में मूव करेगा। अब क्या हो रहा है, इसके जर्नी के दौरान सपोज ये ए पॉइंट ए पे पहुंचा है और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है। अब वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां मैं बोल सकता हूं उसने कवर किया डेल्टा एक्स डिस्टेंस। कितना कवर किया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस।
और उसको टाइम लगा सपोज बच्चों डेल्टा टी, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। अब यहां से वो यहां स्ट्रेट लाइन मोशन तो किया है, क्या वो मोशन एक्सेलरेटेड था, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, वेलोसिटी कम होते जा रही थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बीच में कहीं रुक गया था फिर चला, ये सब हम लोग को पता है क्या, इसका हम लोग को आइडिया नहीं है, ठीक। लेकिन ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए से बी में जितना हुआ और जितना टाइम उसको लगा, तो मैं ये बोल सकता हूं ए से बी के लिए ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। उसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना लगा, ये क्या पता चल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कब थी, जब टाइम इंटरवल में बड़ा लिया, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, फाइनाइट हुआ। अगर मैं डेल्टा टी को छोटा कर करके क्या ले आऊं, टेंड्स टू जीरो, ये तो पढ़ चुके अपन, लिमिट लगाना, टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं कर रहे, जीरो के करीब ला रहे हैं। तो जो डेल्टा टी होगा, ये लिमिट लगाने से क्या बन जाएगा बच्चों, dt, है ना। तो ये इंटरवल अगर बच्चों सपोज dt हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, कितना, dx होगा। तो अगर इसी में मैं लिमिट लगा दूं, क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये बन जाएगा बच्चों dx बाय dt। और इसको क्या बोलते हैं, जब पोजीशन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, क्लियर। क्योंकि dx इतना स्मॉल है, भाई हो सकता है जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, लेकिन अभी हम लोग टाइम इंटरवल इतना छोटा लिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx के लिए, इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, उस फ्रेम में, उस dt टाइम में, आ रही बात समझ में, तो उसी को क्या बोल दिया अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है बात, क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, क्लियर है। सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, dv बाई dt, मतलब अगर मैं छोटा सा टाइम इंटरवल लूं dt, अब उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। तो छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का भी चेंज एकदम इनफाइनेटली स्मॉल आएगा, तो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय इनफाइनेटली टाइम इंटरवल, इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लेंगे और उसमें वेलोसिटी टाइम इंटरवल जब चालू हुआ तब क्या थी, टाइम इंटरवल जब खत्म हुआ तब क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे में क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग टाइम विंडो क्या कर दिए, बहुत ही छोटा, तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो ये उस पर्टिकुलर dt इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का रेट चेंज बता रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो दो चीजें हुई, क्या हुई, एक हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो ये दोनों फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले क्या लिखा हूं, dx बाई dt बराबर v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और dv बाई dt बराबर a, ठीक, क्लियर है। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, dx बराबर v dt, क्या लिख सकता हूं, dx बराबर v dt लिख सकता हूं, dx बराबर v dt। अब आपको पता है ये क्या है, पोजीशन। तो अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है, वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे बच्चों, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या पता चलेगा, dx है, चेंज इन पोजीशन, क्या पता चलेगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन, याद रखना, क्या पता चलेगा, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं, क्या, चेंज इन पोजीशन। ये क्या चीज है, चेंज इन पोजीशन, ठीक।
और ये क्या है, वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो बार बार चेंज हो रही है, टाइम का फंक्शन होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, उसको dt के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बच्चों यहां पर अभी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डेफिनेट की इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। तो हमेशा यहां पर क्या रहेगा, एक c। और क्वेश्चन में या सिचुएशन में ऐसी चीजें आपको दी होंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, ये c का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक। बाकी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं लिमिट डालने की कोशिश कर दूंगा कि जब टाइम इनिशियल था तो सपोज पोजीशन थी x इनिशियल, जब टाइम t होता है, कोई भी टाइम t होता है, उस समय पोजीशन क्या है, x फाइनल, क्या है x फाइनल, या x ले लिया, तो फिर c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इंडेफिनिटली कर रहे हो तो प्लस c लिखोगे, और फिर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे चेक करके c का वैल्यू निकाल के फिर फंक्शन बनाओगे। बात समझ में आ रही, पक्का, ये ऊपर से तो नहीं गया। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो dv बराबर adt लिख सकता हूं। तो ये क्या चीज थी आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या थी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डीवी है, क्या आएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। तो उस इंटरवल में जहां से जहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, वेलोसिटी कहां से कहां तक पहुंच गई। ठीक है। तो ये इसमें भी लिमिट लगा देंगे कि टाइम 0 था तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी थी u, जब टाइम t हो जाता है उस समय वेलोसिटी हो जाती है v। तो लिमिट लगा दिए तो c लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिमिट नहीं लगा रहे हो तो c लगाओगे और फिर क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से c को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों के अलावा बच्चों एक चीज मैं और लिख सकता हूं, देखो यहां से dt के जगह dx बाई v लिख सकते हो, dt उधर जाएगा, v नीचे आ जाएगा। अब देखो, तो मैं यहां लिखता हूं dv बाय dt की जगह क्या लिखा, dx बाई v, तो v ऊपर चले जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a, ये आ गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आया, ये आपका तीसरा फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी और ये वाला है, ये है। क्योंकि अपन बच्चों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, एक था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप था, एक्सेलरेशन साथ में। एक था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजीशन और टाइम का रिलेशनशिप था। और तीसरा रिलेशनशिप v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस एस टी में कोई टाइम नहीं था। तो भाई कई बार हम लोग को काइनेटिक्स में ऐसा भी चीज निकालना पड़ता है ना कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, तब टाइम तो कुछ दिया नहीं है, तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बताना, v dv बराबर a dx लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, v dv बराबर a dx। तो मैं इसको एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो एक्सेलरेशन को जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन का फंक्शन भी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डालना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डाल के कैसे इंटीग्रेट कर दूं, वेरिएबल अलग हो जाएगा ना, जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी का फंक्शन बनाना है। ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफरेंशिएट हो, ये तो डायरेक्ट है v dv, क्लियर है बात। तो यहां पर लिमिट डाल देंगे, जब इनिशियल, क्योंकि पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, पक्का। तो बच्चों देखो, ये बात गौर रखना काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन में, कि आप पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे जा सकते हैं, डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को करो तो एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन को करोगे तो जर्क आता है, वो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है।
समझ में आई बात? और आपको उल्टा चलना है। कैसे चलना है बच्चों? उल्टा। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। तो आप क्या करोगे? एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो क्या पता चलेगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, क्या पता चलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या पता चलेगा बच्चों? चेंज इन पोजीशन, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? पक्का? ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो यही एप्लीकेशन हम लोग को सीखना है। तो इंटीग्रेट करना इसलिए सीखे हैं ताकि हम लोग प्रॉपर लिमिट लगा के दोनों तरफ इंटीग्रेट करके वैल्यू लिख सके, और डिफरेंशिएट करना इसलिए सीखे हैं कि डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल सके। डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, कांस्टेंट के बारे में उसमें सोचना नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन करने में लिमिट्स के बारे में या प्लस सी जो कांस्टेंट जुड़ा होगा उसके बारे में सोचना जरूरी है। और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा जिससे आप सी निकाल दें। ठीक है, हमेशा याद रखना भाई, क्वेश्चन परेशान करने के लिए थोड़ी देता है आपको कि भाई मैं इसको 3 वेरिएबल दूंगा और इसके इक्वेशन बनेंगे सिर्फ 2, अब ये सॉल्व कैसे करता है मैं देखता हूं। तो इम्पॉसिबल है ना मैथमेटिकली, जितने इक्वेशन उतना अननोन। तो वैसे ही आपको हमेशा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अब वो कुछ लैंग्वेज ऐसी छुपा के देता है, अब उस वही तो काम है, नहीं तो फिर हमारा काम ही क्या है? एज ए स्टूडेंट उसी को समझ के डिकोड करके लिखना, उसी की प्रैक्टिस। यहां तक क्लियर है? कुछ सवाल बनाए तो उससे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो पहले, हाँ पहले डेरिवेशन करा देता हूं आप लोग का। जो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन डिराइव करते थे, v = u + at, s = ut + rt ft स्क्वायर, ये डिराइव करते थे, वो मैं आपको डिराइव कर देता हूं। बाकी ये याद रखना कि अब आप वो पुराने इक्वेशन को मत याद रखिएगा, आपको याद रखने कौन से इक्वेशन? अभी जो इक्वेशन पढ़े। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे? 6। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन? 6। पहला dx बाई dt बराबर क्या होगा बच्चों? v। दूसरा dv बाई dt बराबर क्या होगा बच्चों? a। तीसरा v dv बाई dx बराबर क्या होगा बच्चों? a। ये 3 डिफरेंशियल वाले। और चौथा क्या? v dt का इंटीग्रेशन बराबर पोजीशन का चेंज। क्या का चेंज? पोजीशन का चेंज। ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। पांचवा a dt बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। और छठवां v dv बराबर a dx। ठीक, सब जगह प्रॉपर लिमिट डालेंगे। अभी लिमिट नहीं लिखा हूं किसी में तो क्या लिख दो बस। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं बच्चों? ठीक, अच्छा, जो v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, जो छोटी क्लासेस में 9th में अपन डिराइव किए थे, उसकी कंडीशन क्या थी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या होता था? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती थी, तभी के लिए एप्लीकेबल था। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो अपन सवाल बनाते ही नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े नहीं थे ना उस समय। अब पढ़ के अब बना सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपको इस इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन से डिराइव करके बता देता हूं वो इक्वेशन कैसे आते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या देखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, dv बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों? a। तो आप dv को क्या लिख सकते हैं? adt। अच्छा, ये डेरिवेशन किसके लिए कर रहा हूं बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब आपका एक्सिलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सिलरेशन क्या है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो देखो, सपोज अब क्या इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं? इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक, सिचुएशन देखते हैं। प्लस सी भी लिख सकता हूं या लिमिट लगा सकता हूं। मैं लिमिट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लिमिट। तो इधर dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इधर लिमिट किसका लगेगा? टाइम का। टाइम इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है आपको बोलेगा, जैसे वेलोसिटी का चेंज बताओ 2 से 3 सेकंड में, तो 2 से 3 लेना है। अभी हम क्या करें? इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल टाइम क्या होता है? जब टाइम 0 हो। और फाइनल क्या होता है? किसी भी टाइम t पे। किसी भी टाइम t पे। वैसी वेलोसिटी कहां जाएगा? जब टाइम 0 था तो जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो u बना दिया, और फाइनल वेलोसिटी को क्या से डिनोट कर दिया? v से। तो जब
टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, टाइम t हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई, v हुई। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां तो कुछ नहीं लिखा है, 1 है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। लिमिट लगेगी u से v बराबर, क्या a को बाहर ले सकता हूं, क्यों, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को रखना पड़ता, तो इंटीग्रेशन मेरे को करना तो आता है, तो नॉन यूनिफॉर्म रहता तो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन अभी तो खैर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहा हूं। तो a को क्या ले लेता हूं बच्चों, बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, 0 से लेके t। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू बराबर a t माइनस 0, तो v माइनस यू बराबर क्या आ गया बच्चों, 80। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर बात, समझा इंटीग्रेशन से कैसे निकाल रहे हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये आता है। अब समझ में आया, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ए को बाहर ही नहीं ले सकते फिर, तो फिर थोड़ी ये वैल्यू लगाओगे। तो ये फॉर्मूला कब के लिए होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। बढ़े आगे, ऊपर से तो नहीं गया। अब सेकंड इक्वेशन मोशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन किसका है, ठीक, तो निकालते हैं अगला सेकंड इक्वेशन मोशन। तो देखो हाँ, dx बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों, v। तो आप dx बराबर क्या लिख सकते हो, vdt लिख सकते हो। dx बराबर क्या लिख सकते हो, vdt। ये वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी पिछले इक्वेशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन निकालें कि किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या रहती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, यही निकाले ना। किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या रहती है, ये फंक्शन हो गया कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू टी, लीनियर इक्वेशन। तो क्या करता हूं मैं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये तो चेंज होते रहेगी, एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये बार बार क्या होगी, चेंज होगी, तो ये वेरिएबल है। अब ऐसा नहीं कि बाहर ले लिए इसको, ये क्या है, वेरिएबल है, तो इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो मैं क्या लिखा, dx बराबर u प्लस at dt। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्यों v को ये लिखना पड़ा, क्योंकि वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, तभी तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन, क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉपर लिमिट। तो इनिशियल टाइम पे पोजीशन थी xi, किसी भी टाइम t पे पोजीशन हो जाती है xf। समझ में आया, लिमिट, जब टाइम 0 था तो पोजीशन थी इनिशियल, हो सकता है ये 0 हो, क्वेश्चन में दे दे कि इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम इसको भी 0 ले लेंगे। अभी ऐसा तो दिया नहीं है, तो क्या ले लेंगे, xi, और किसी भी टी टाइम पे क्या हो जाती है पहले पोजीशन, xf। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x इनिशियल से फाइनल। अब यहां इंटीग्रेशन का क्या लगेगा, रूल, तो क्या होगा, u dt 0 से लेके t अलग सॉल्व होगा, प्लस at dt 0 से लेके t तक अलग सॉल्व होगा, होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों इस तरफ वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x फाइनल माइनस x इनिशियल। u कांस्टेंट है कि नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। u को बाहर ले सकता हूं, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, तो क्या आएगा, u t लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2, तो बाय 2 को भी बाहर ले लेता हूं, लिमिट क्या लगेगी 0 से t। ठीक है, अब ये क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर u अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो क्या आ जाएगा खाली t, प्लस a बाई 2 अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो क्या आएगा बच्चों, t स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या लिख लेता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, सेकंड इक्वेशन समझ में आया कहां से आता है, ठीक। और थोड़ा इंटीग्रेशन का वो भी समझ रहे हो कि यूज कैसा है टूल, है ना।
समझ रहे हो? इसको मास्टर करने में टाइम लगेगा बच्चों, बहुत टाइम। यानी अभी तो बताते बताते जा रहा हूँ कि ऐसा अप्लाई करते हैं, ऐसा सोचते हैं, बाद में कई क्वेश्चन में फिजिक्स में रियली हम लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ दो चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, दो चीज का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और एक चीज वेरिएबल है, दूसरी चीज जैसे जैसे चेंज हो रहा है ये चीज चेंज होते जा रही है, मल्टीप्लाई कैसे करूं? तब वहां पर अपने आप अंदर से आएगा कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, तो इसका लिमिट ऐसा रखूंगा, इसका फंक्शन ऐसा बनाऊंगा, तो बहुत मजा आता है, उसको बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे। क्लियर? समझ में? क्लियर है? थर्ड बनाए। अब बनाते हैं बच्चों कौन से इक्वेशन मोशन? थर्ड। तो v dv बाई डी एक्स बराबर क्या था? a था, बिना टाइम का। तो v dv को क्या लिख सकते हो? a dx लिख सकते हो बच्चों। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब बताओ, अभी तक तो टाइम का लिमिट डाल रहा था, एक्सेलरेशन को अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? तो यहां लिमिट पोजीशन का लगेगा कि किसका लगेगा? पोजीशन का लगेगा। तो यहां लिखूंगा x इनिशियल, जब इनिशियल था तो वेलोसिटी क्या थी? u। जब फाइनल पोजीशन पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई? v। ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये हो जाएगा क्या? v स्क्वायर बाई टू, वी डी वी का क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू, u v अपर लिमिट लोअर लिमिट, a इंटीग्रेशन से कहा जाएगा? बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x इनिशियल से फाइनल। वैल्यू डाल देते हैं, तो v स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू बराबर a इंटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां से टू नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू कॉमन होकर उधर चले गया, तो क्या हो गया? टू ए। बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं? तो क्या लिख देता हूं? एस। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ऐसा इसलिए आया क्योंकि एक्सेलरेशन अभी क्या है? कांस्टेंट, तो बार 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 इसको बाहर ले लेना है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब हमको ग्राफ दिया होगा, जो भी दिया होगा उससे देख के इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के उसको वैल्यू पुट करेंगे। इसीलिए हम लोग पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ये सब का वो भी देखें, ताकि फंक्शन बनाना सीख सकें। क्या सीख सकें? फंक्शन बनाना सीख सकें। बात समझ में आई? और फंक्शन बनाना सीख गए और इसमें डाल के इंटीग्रेशन करना आता है, काइनेमेटिक्स में कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1D हो, 2D हो, 3D हो, कितना भी डी हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। तो सीता इज ड्राइविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे इन हर कार एट टाइम t इक्वल टू 0, सीता इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो दया कि t बराबर 0 पे u बराबर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये भाई लिमिट के लिए दिया है हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो क्या लगेगा? लिमिट, इसलिए दिया है। इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन शी पासेस अ साइन पोस्ट एट x बराबर 50। x बराबर 50 मीटर पे वो क्या पास करती है? एक साइन पोस्ट। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और उस वक्त पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक साइन पोस्ट पास करती है, तो इनिशियल पोजीशन क्या दे रही है? x बराबर। क्लियर? हियर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। क्या दिया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? देख लेते हैं बच्चों। 2 माइनस टी बाय 10, यही दिया है। यूनिट यूनिट भी लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो ये भी पूरे का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। टाइम मल्टीप्लाइड है तो इसलिए अंदर वाला जो कांस्टेंट उसके मीटर पर सेकंड क्यूब दिया है, तो सेकंड माइनस 3 इंटू सेकंड कट के सेकंड स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब पहला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये समझ में आया? तो अभी एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है क्या? नहीं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन को क्या इस्तेमाल करना है? जो 6 इक्वेशन ऑफ मोशन पड़े थे उसमें से एक छाटना है। तो हमको अभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो हम लोग फंक्शन भी वही वाला उठाएंगे फॉर्मूला जिसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। क्या था? dv बाई डी टी बराबर a। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? dv बराबर a dt लिख सकते हो। dv बराबर a dt। तो अब लिखते हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे? 2 माइनस टी बाय 10 dt। ये समझ में आया?
एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे 2 माइनस टी बाय 10 dt। अब क्या काम है, लिमिट डलेगी। अब क्या डलेगी बच्चों, लिमिट। तो देखो जब टाइम 0 था, इधर टाइम का लिमिट डला, टाइम 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो यहां पर लिखेंगे 10। समझ में आ रही बात, जब टाइम 0 था इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10। फिर किसी भी टाइम टी पे, क्योंकि हम लोग को बोला है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो हम लोग को ना फाइनल टाइम पता है ना फाइनल वेलोसिटी पता है, तो फाइनल टाइम को क्या ले लिए टी, और फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लिए वी। क्लियर। अब बच्चों डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी। अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 10 है, बराबर उधर क्या होगा संधि विच्छेद, 2 dt अलग माइनस टी डी टी बाई 10 अलग, तो 2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t, कितना इंटीग्रेशन होगा बच्चों 2t। लिखने की जरूरत है क्या, समझ में आ रहा है ना, ये अलग होगा तो 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और टाइम क्या लेंगे 0 से t, बीच में क्या आएगा माइनस टी डी टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाय 2, तो नीचे 10 भी रखा है तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 20। लिमिट क्या डलेगी बच्चों 0 से t, ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो यहां क्या आएगा अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 10 बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 20, तो v बराबर आ गया 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 20 प्लस 10। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम डालते जाओ, जिस टाइम पे जो वेलोसिटी चाहिए वो निकलते जाएगी। क्लियर है, पक्का। अभी 0 डालोगे, क्या डालोगे 0, तो v बराबर क्या आ जाएगा 10, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है कि नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, पक्का। तो अपने आप सारी चीजें खांचे में बैठ जाएंगी, आपको बस मैथमेटिक्स गलत नहीं करना है। क्लियर। तो अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, अब हमको क्या निकालना है पोजीशन, क्या निकालना है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखते हैं, बढ़े आगे, यहां तक समझ में आया। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो फॉर्मूला पोजीशन और टाइम का यूज करेंगे, dx बाई dt बराबर क्या होता है v, तो dx बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों v dt, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद प्रॉपर लिमिट्स। तो लिखते हैं बच्चों dx बराबर v अब भी निकाले कितना आया था 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20 प्लस 10, यही आया था। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है dt। अब डालते हैं बच्चों लिमिट, देखो इनिशियली जब समय क्या था 0, इनिशियली मतलब समय क्या था 0, तब पोजीशन क्या थी u, पोजीशन बोल रहा हूं वेलोसिटी थोड़ी 50, साइन पोस्ट पास करता है जिसमें क्या लिखा था 50 मीटर, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी 50, और जब समय क्या होता है t, उस समय पोजीशन क्या है x। क्लियर बात, समझ में आया बच्चों। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा x माइनस 50, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं घबरा तो नहीं रहे हो, ठीक। फिर 2t का क्या होगा 2t स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या खाली टी स्क्वायर, अपर लिमिट टी डालेंगे तो यही आएगा, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो खाली टी स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है समझ में आया? इसका क्या होगा बच्चों टी क्यूब बाय 3, तो टी क्यूब बाय 60 प्लस 10 टी, समझ में आया? अभी लिमिट के साथ किया हूं तो सी जोड़ने का जरूरत नहीं है, ये माइनस 50 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 50, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 60 प्लस 10t प्लस 50, ये आ गई क्या आपकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब खुद देखो t का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो x बराबर क्या आएगा 50, जो इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद कोई भी t पे डालोगे तो 50 प्लस जो भी t डालने से वैल्यू आ रहा है वो ऊपर से, तो नहीं गया, समझ में आ रहा है बच्चों। ये 50% काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, अगर ये दो चीज सीख गए ना तो काइनेमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ऐसे ही बन जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजा आएगा, ऐसे नहीं होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला अगला क्या दिया देखते हैं है ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगले में क्या बोला है एट व्हाट टाइम
इज हर वेलोसिटी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोवेस्ट, ये सब में क्या लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा। किसका ग्रेटेस्ट किसको लोवेस्ट बनने बोला है, वेलोसिटी को। किस पे ग्रेटेस्ट किस पे लोवेस्ट बोला है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी किस टाइम पे मैक्सिमम है ये निकालना है ना, वेलोसिटी एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया बात। तो बच्चों आते हैं, अब खुद सोचो, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कोई जीरो, ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है ना, तो पहले से डिफरेंशिएट करा हुआ आया हुआ है ना, तो इसी को सीधा क्या कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, फॉर वी मैक्स, तो क्या करोगे, डीवी बाई डी टी को क्या रखोगे बच्चों, जीरो। बेसिकली एक्सेलरेशन को क्या रखोगे, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या था, 2 माइनस टी बाय 10 बराबर क्या आया, जीरो। तो ये t बराबर क्या आ गया यहाँ से, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। समझ में आया? 20 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। कितनी होगी, उसके लिए 20 सेकेंड को वेलोसिटी वाला जो फंक्शन निकाले थे उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन अपन डालेंगे नहीं, कि क्वेश्चन ने बोला नहीं अपन क्यों ये सब करें। अरे यार बोल दिया व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई बच्चों, 20 सेकेंड पे। तो इस फंक्शन में v का वैल्यू क्या डाल देंगे, 20। तो निकालते हैं बच्चों, v मैक्सिमम होगी जब t क्या होगा बच्चों, 20। तो क्या था अपने इक्वेशन, क्या था, 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20, 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 20 प्लस 10, यही था। तो यहां पर t की जगह 20 डाल दो, तो v मैक्स आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर बाय 20 प्लस 10, 20 कट गया, 40 माइनस 20 प्लस 10, कितना आ गया बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। और क्या पूछा लास्ट, वेयर इज द कार व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा तब कार कहां थी, मतलब कार का पोजीशन पूछा है। तो हम लोग क्या डिराइव करें, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने टाइम पे पहुंचा है, 20 पे, तो यहाँ पर 20 डाल दोगे तो पोजीशन आ जाएगी उस वक्त 20 सेकेंड पे। तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 20 का क्यूब बाय 60 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 50। तो ये हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, तो 8 1 2 3 बाय 60 प्लस 200 प्लस 50, जीरो से जीरो कट गया, 2 3 जा 2, 400। तो अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, 400 तिया 1200 माइनस 400 प्लस 600 प्लस 150। ठीक है बच्चों, तो 1200 और 600 1800, 1800 और 150 1950, 1950 में 400 गया 1550, 1550 बाय 3 मीटर। क्लियर है बात, ये क्या गई फाइनल पोजीशन, ऊपर से तो नहीं गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज। भाई अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर टाइम का वैल्यू डाल के किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। उसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, किसी भी टाइम का वैल्यू डाल के इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा लगा के मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम वेलोसिटी किस टाइम पे होगी ये सब भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो इसको इंटीग्रेट करके विथ प्रॉपर लिमिट्स चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो उससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को इंटीग्रेट कर दोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हरी बात समझे, प्रॉपर लिमिट लगा के उसका फंक्शन निकाल सकते हो। एक बार फंक्शन आ गया तो फिर जो पूछा है वो सब निकाल लेंगे, फंक्शन निकालने का खेल। क्लियर है बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अरे बाप रे कहाँ चले गए, हाँ अगला क्वेश्चन। Let instantaneous velocity of a rocket just after launching is given by the expression v बराबर 2t plus 3t square।
v is in मीटर पर सेकेंड एंड t is in सेकेंड. फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों बाय द रॉकेट फ्रॉम t is equals to 2 to t is equals to 3 सेकेंड. अभी रॉकेट क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना. रॉकेट क्या कर रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. मेरे को बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? टाइम 0 डाल दो ना, और क्या सोचने का क्या बात है. वेलोसिटी क्या होगी? 0. तो रेस्ट से चालू करेगा और टाइम का वैल्यू तो पॉजिटिव ही डलेगा. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी. अपवर्ड पैराबोला, वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी. वेलोसिटी कभी कम होगी क्या? वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाएगी. क्लियर है बात? अब वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रही है बच्चों, तो ये रॉकेट ऊपर ही जाएगा ना, वापस कभी आएगा? नहीं आएगा ना. कभी एक्सीलरेशन इसका जीरो ही नहीं, नेगेटिव ही नहीं हो रहा. एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ तभी तो वेलोसिटी फिर रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा. तो मतलब जो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा. समझ में आई बात? ऐसा हमेशा नहीं होता है. ऐसा हमेशा भाई अगर शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा? जा तो रहा है आगे लेकिन लौट के वापस आने लगेगा. तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक समान नहीं होगा. तो काइनेमेटिक्स बनाते समय ये सारी चीजों का ध्यान देना है. वैसे काइनेमेटिक्स में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप देख लिया वेलोसिटी का डायरेक्ट प्लस वाला पॉजिटिव फंक्शन है. वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रही है. इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो एक्सीलरेशन भी हमेशा बढ़ते जा रहा है. तो रॉकेट कभी वापस नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते ही जा रहा है. मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होगा? बराबर. ठीक. तो अब हमको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हमको तो पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका. dx बाई dt बराबर क्या होता है बच्चों? v. तो dx बराबर क्या लिखते हैं? v dt. वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है? चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट विथ प्रॉपर लिमिट. तो टाइम 0 तो पोजीशन इनिशियल, टाइम t तो पोजीशन v. लेकिन हमको कब बोला है? 2 से 3. तो हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? तो लिमिट में क्या डाल दो? 2 पे 3. 2 पे पोजीशन x इनिशियल, 3 पे पोजीशन x फाइनल. dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x. तो लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल v. अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा बच्चों. 2 से 3 v का वैल्यू क्या लिखा है? 2t प्लस 3t स्क्वायर dt. ठीक. अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो x फाइनल माइनस x इनिशियल आएगा. 2t का क्या होगा बच्चों? 2t स्क्वायर बाय 2. 2t स्क्वायर बाय 2. तो 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? t स्क्वायर. लेकिन लिमिट भी है. लिमिट क्या है? 2 से 3 प्लस टी क्यूब. टी स्क्वायर का क्या होता है? टी क्यूब बाय 3. 3 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? टी क्यूब. तो टी क्यूब बचेगा, लिमिट 2 से 3. समझ में आई बात? अब x फाइनल माइनस x इनिशियल होगा. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8. तो 9 27 कितना होता है बच्चों? 36 माइनस 12. 36 माइनस 12 24. तो कितना होगा बच्चों? 24 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कब? 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? 24 मीटर. समझ में आया बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो 0 से पूछता तो यहां से यहाँ का एरिया आता. अभी कहां से कहां तक का पूछा था? 2 से लेके 3. तो इतना ही एरिया निकाले. वेलोसिटी टाइम. हरी बात समझ में? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन. ठीक है, समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का? बढ़े आगे. चलिए. अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए. वाह भाई वाह, ये तो खुशखबरी है. क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यानी हम जितने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े सब लगा सकते हैं. along a straight line if it moves with initial velocity of u बराबर कितना दिया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या बोला है? देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हमको पता है v इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं ना. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यही होती है. तो v बराबर 5 प्लस 2t. ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ. क्लियर है? नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला तो ऐसे लिख लिया डायरेक्ट, लिमिट लगा के. फिर वो करोगे तो भी यही आना है. आ रही बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों?
बढ़े आगे। नेक्स्ट, in the previous problem if the particle occupies a position x बराबर 7 at t बराबर 1 second, obtained expression for instantaneous displacement। क्या बोला है? instantaneous displacement। कोई बात नहीं। velocity as a function of time क्या आया? 2 plus 5t कि 5 plus 2t, सॉरी उल्टा लिख, क्या आया है? 5 plus 2t। v को क्या लिख सकते हो? dx by dt बराबर क्या है बच्चों? 5 plus 2t। dt कहां चले जाएगा? उस तरफ। 5 plus 2t dt। अब करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक बच्चों, 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या थी? 7 भाई, क्योंकि ये dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट किसकी? x की लगेगी। तो जब टाइम इनिशियल 1 था, पोजीशन क्या थी? 7। देख रहे हो लिमिट का यूज कितना आसान हो जा रहा है। ठीक, और जब टाइम t होता है, पोजीशन क्या हो जाती है? x। हमको वो तो नहीं पता ना, फाइनल पोजीशन फाइनल टाइम, तो फाइनल पोजीशन t, फाइनल टाइम x, सॉरी फाइनल पोजीशन x, फाइनल टाइम t। तो डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या आ जाएगा बच्चों? x माइनस 7। dx का x होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 का क्या आता है? 5t, t से लेके 1 प्लस 2t का क्या होगा? 2t स्क्वायर बाय 2। तो 2 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? t स्क्वायर 1 से लेके t। क्लियर है बात? अब लिमिट डाल दो, तो ये आ गया बच्चों x माइनस 7 बराबर 5t माइनस 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। -7 को उधर भेज दो तो x बराबर आएगा टी स्क्वायर प्लस 5t। -5 -6 क्या होगा? -6 और +7 +1। तो ये आ गया बच्चों पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ, फाइनल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ। अगला, अब ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, कोई रोने का बात इसमें है ही नहीं, है ना। द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। 0 to 10, 0 से 10 कितने देर में? 2 सेकेंड। एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यहां से एक्सेलरेट किया, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बचपन में बनाते थे ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। क्या करोगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो डिस्टेंस बराबर VDT, यही करोगे फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो आप दो चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? जो 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करना है ना इसको, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 2 का मतलब क्या होगा? जो ग्राफ बना है उसका एरिया निकालो। 0 से 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। तो डायरेक्ट निकल गया। क्या गया बच्चों? S बराबर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व करने से भी आएगा। ये क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मीटर। ठीक, अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा भी कर सकते हो। dx बराबर 0 से 2, dx बराबर 0 से 2। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख देते हैं बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन का वो लिखना आता है आप लोग को? क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। यहाँ y पे क्या है? वेलोसिटी। x पे क्या है? टाइम। ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंटरसेप्ट क्या है? 0। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? 10/2 मतलब 5। तो v बराबर क्या आ गया बच्चों? समझ में आया? तो यहां रख दो 5t dt। अगर आपको बहुत शौक है सॉल्व करने का तो क्या लिख दो? 5t dt। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या आ जाएगा? 5t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2। ये आएगा बच्चों। तो 0 डालने से तो 0 2 डाल देते हैं। 5 इंटू 4/2 कितना आ गया? क्लियर है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना था तो जरूरत नहीं थी इंटीग्रेशन करने की, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? कि समझ जाओ।
क्या समझ कि ग्राफ देख के इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिकली, चाहे तो बहुत तरीके से सॉल्व करने। क्लियर है बच्चों? दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो ऐसा नहीं बोला शुरू से, बस क्या बोला है अगले 2 सेकंड में। तो अगले 2 सेकंड में क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, है ना? सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया बराबर क्या होगा? 2 इंटू 10, तो कितना होगा बच्चों? 20 मीटर। क्लियर? वैसे भी 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे 2 सेकंड, तो 10 इंटू 2 20 चाना है। ऐसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, जैसा भी देख लो, मत देखो। ठीक है? पक्का? या इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो अगर अच्छा मजा आना है तो आप लोग को। तो ऐसा लिख लो dx बराबर v dt। अभी v क्या है? कांस्टेंट। अभी v क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो v का 10 है, तो 10 को कहां ले लो? बाहर। तो इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो dt क्या होगा? 0 से t, तो क्या लेंगे? 2 से 4। नेक्स्ट 2 सेकंड बोला है, तो क्या लेंगे? 2 से 4। तो 10 इंटू टी, dt का इंटीग्रेशन t होता है। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। तो कितना आएगा? 20 मीटर। ऐसे जैसे बनाना है वैसे बनाओ। क्लियर? क्यों बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? कि आप सारे अप्रोच खुली रखो, जैसा आपने को चाहिए वैसा अपन बनाएंगे। ठीक है? तो ग्राफ से भी बना दोगे, एरिया अंडर ग्राफ से भी बना दोगे, या काइनेमेटिक्स फंक्शन लिख के इंटीग्रेशन से भी बना दोगे। ठीक? इक्वेशन और मोशन से छोड़ो, अब उतना नहीं करते, बेहोश हो जाओगे। आगे बढ़े। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 0। स्टार्ट्स मूविंग का मतलब q बराबर 0 फ्रॉम, वाह भाई वाह, x बराबर 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो u 0 नहीं, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज लीनियरली इंक्रीजिंग एज शोन बाय इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कहां है? कहां है भाई ग्राफ? सॉरी, है ना? तो ये ग्राफ पेस्ट नहीं किया हूं, आगे भी ग्राफ नहीं है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, ग्राफ पेस्ट नहीं किया हूं। ठीक है? तो कोई घबराने का बात नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। बाकी वही ग्राफ देखते, ग्राफ देख के इक्वेशन लिख लेते, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, इंटीग्रेट करके पोजीशन, और लिमिट तो सब दे दिया है, 0 पे क्या है, टी पे क्या है। बात समझ में आई? तो वैसे ही निकाल लेते। क्लियर? तो घबराने की बात नहीं। बढ़े आगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।